कोरोना की मार से टूट चुके लोगों की जो बची कुची उम्मीदें थीं, अब उन पर भारी बारिश और बाढ़ ने पूरी तरह पानी फेर दिया है। उत्तराखंड से केरल तक देश का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां जल प्रलय जैसे हालात न बन गए हों। बिहार में तो कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती नदियां पहले से कहर ढा रही थीं। अब केरल में भी पानी ने कोहराम मचा दिया है। गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान के अपने देश के तौर पर मशहूर केरल में पिछले 1 महीने से भारी बारिश की वजह से सारी नदियां उफान पर हैं। टीलों और पहाड़ियों की मिट्टी खिसकने की घटनाएं तेज हो रही हैं। इडुक्की जिले में तो मजदूरों की पूरी बस्ती ही पहाड़ खिसकने के बाद मलबे में दफन हो गई। केरल में यह लगातार तीसरा साल है जब बाढ़ ने कोहराम मचाया है। 2018 में केरल में बाढ़ से करीब 400 लोग मर गए थे। 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके अगले साल यानी 2019 में, पिछले साल, फिर वहां सैलाब वैसा ही संकट बनकर आया और इस बार फिर वही डरावना मंजर है। 2018 में जब केरल बाढ़ में डूबा था तब यही बताया गया था कि सामान्य से 30% ज्यादा बारिश और वो भी चंद दिनों में होने की वजह से ये नौबत आ गई। तब केरल के 39 में 35 डैम के सभी गेट खोलने पड़े थे, जिनसे निकला पानी नदियों में पहुंचा और पहले से उफनाई नदियां काल बन गई। इस बार भी केरल उसी तरह के संकट में घिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 1 महीने में केरल के सभी जिलों में सामान्य से 54% से लेकर 268% तक ज्यादा बारिश हुई है। बारिश का ऐसा रौद्र रूप केरल के लोग 2015 से ही भुगत रहे हैं। इसकी वजह क्या है, यह मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है। हालांकि तबाही अचानक आई है, ऐसा भी नहीं है। 2011 में गाडगिल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि केरल से गोवा के बीच वेस्टर्न घाट्स वाले जितने इलाके हैं उनमें केरल ही भारी बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। गाडगिल कमेटी ने केरल में अंधाधुंध खनन, जंगलों के कटान, बहुमंजिला इमारतों के बेतहाशा निर्माण, इन सबको इसकी वजह बताया था। क्योंकि बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से जो ये हुआ, जो वजह थी, ये जस की तस रही, इसलिए बारिश एक बार फिर केरल को तहस नहस करने में जुट गई है। जल प्रहार ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक हाहाकार मचा दिया है। उत्तराखंड से लेकर केरल तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ भी चूर-चूर होने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। बिहार में तो लाखों की आबादी बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है। हजारों गांव बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और अपने तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसने को आमादा हैं। कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। बारिश से लबालब हुई कावेरी नदी लोगों को डराने लगी है। केरल में भी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। आलम यह है कि लोग सड़क पर नाव के सहारे सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर हो गए। आधा हिंदुस्तान बादलों से बरसती आफत के साए में बेबस बैठा है। तस्वीरें केरल के कासरगोड की हैं। केरल के कई जिलों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य की तमाम बड़ी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिनका पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है।
कासरगोड इलाके में भी तेजस्विनी नदी का पानी बस्तियों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा परिवारों को नावों की मदद से सुरक्षित जगहों में शिफ्ट किया गया। बारिश की वजह से केरल के कोच्चि में भी पेरियार नदी उफान पर है, जिसका पानी घुसने की वजह से नदी किनारे बना शिवजी का मशहूर मंदिर आलुवा महादेव भी पूरी तरह डूब गए, जिसके बाद इलाके के लोग मंदिर के पास भरे पानी को निकालने के लिए बाढ़ के साथ बहकर आए कचरे की सफाई करने में जुट गए। मौसम विभाग ने 2 दिन तक केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केरल की इडुक्की में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसक गई। इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में लापता लोगों की तलाश में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। यहां से जो तस्वीरें आई उनमें कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी दिखाई दी। बताया गया कि जिस जगह यह घटना हुई वहां चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की एक कॉलोनी थी, जो जमीन खिसकने के बाद आए मलबे में पूरी तरह दब गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच चुकी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों को मलबा हटाने में लगाया गया है। केरल के वायनाड में पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश अब लोगों के लिए आफत का सबब बनने लगी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की एक कॉलोनी बारिश के पानी के साथ बहकर आए कीचड़ की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 2 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने वायनाड में 11 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें हैं बिहार के दरभंगा की। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। घर का सामान, राशन सब बर्बाद हो चुका है। खाने पीने का जो सूखा सामान था, आलू प्याज वगैरह, वो भी अब डूब गया। समस्या दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो घर में पानी आ गया, बाल बच्चा को कहाँ ले जाएंगे, ऐसे में कहाँ रखेंगे, कुछ समझ नहीं आता है। क्या करें, दिमाग काम नहीं करता है सर। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। अब तक बिहार के 16 जिलों के 70 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। शहर के एक मोहल्ले से सामने आई तस्वीरों में सभी मकान पानी में डूबे दिख रहे हैं। वहां की सड़क नदी में तब्दील हो गई और उस पर नाव चलती नजर आई। कुछ लोग इस नाव पर बैठकर गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते दिखे। कुछ ऐसे भी हैं जो बाढ़ के पानी से घिरे अपने मकान को छोड़कर नहीं जाना चाहते और घर की ऊपरी मंजिलों पर कैद होकर रह गए हैं। दरभंगा के इस इलाके में पिछले 15 दिनों से पानी का कब्जा है और अब लोगों के सामने खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है। बाढ़ में फंसे लोगों ने सरकार और प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी कहर बरपा रही हैं। बाढ़ की वजह से इलाके के 2000 से ज्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं। लोग गर्दन तक पानी में डूबकर खाने की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। उनका सारा जरूरी सामान बाढ़ में डूब चुका है। सड़कों पर करीब 6 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बिहार के समस्तीपुर में भी बागमती नदी ने अपने तटबंध तोड़कर कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है।
सड़कों पर बह रहे पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी और सड़क में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। इलाके के मकान और मंदिर सब बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बिहार के बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश की वजह से बलान नदी पर बने बांध के टूटने की आशंका से लोग दहशत में हैं। बाढ़ की वजह से बांध के पानी ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिलने की वजह से लोग खुद ही बांध से निकल रहे पानी को गांवों में घुसने से रोकने की कोशिश करने में लगे हैं, लेकिन बाढ़ के पानी का वेग ऐसा है कि हर कोशिश नाकाम हो रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू नदी का तटबंध टूट गया, जिससे कई इलाकों के पानी में डूबने का खतरा बढ़ गया। वहां बाढ़ को रोकने के लिए बने बांध पर पिछले कुछ दिनों से दबाव बन रहा था, जिसकी मरम्मत नहीं होने से बांध टूट गया और सरयू के प्रचंड वेग ने धरती को काटना शुरू कर दिया। धार के सामने जो आया पानी में बह गया। बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटबंध के करीब बसे लोग अपना सामान समेटकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन के लोग भी घटना वाली जगह पहुंचे और तटबंध टूटने से होने वाले नुकसान का मुआयना किया। जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुंचना शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से पहाड़ खिसक कर सड़क पर आ गया। इसकी वजह से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया। पहाड़ खिसकने की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री रास्तों में फंस गए। आलम यह है कि गाड़ी तो दूर, लोगों के लिए पैदल भी सड़क पार करना मुश्किल हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से मलबा गिरने से बंद सड़क पार करने को मजबूर है। भारी बारिश और बाढ़ से आधा भारत बेहाल है, लेकिन ये परेशानी अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि मॉनसून के बादल अभी और बरसेंगे। खाता ना भाई जो हम कहें वही सही। भारत के दो पड़ोसी पाकिस्तान और चीन का रवैया अब तक ऐसा ही था। अब चीन की सोबत में नेपाल सरकार भी इसी रास्ते पर बढ़ चली है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहले तो बिना खाता बही देखे नेपाल का नया नक्शा जारी करके चीन से यारी निभाई। फिर भारत से दुश्मनी बढ़ाने और भारत नेपाल के युगों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते पर कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी। इस बात पर तो नेपाल के लोग भी हैरान रह गए जब केपी शर्मा ओली ने भगवान राम की जन्मभूमि भी नेपाल में होने का दावा कर दिया था। ओली की इस बात पर नेपाल में लोग बड़े नाराज हुए थे। अभी 5 अगस्त को ही जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब नेपाल के लोगों ने भी जमकर जश्न मनाया। लगता है वही बात नेपाल के पीएम ओली को गोली की तरह लग गई है। उन्हें लगा कि राम के नाम पर जश्न मनाकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब उसी खुन्नस में उन्होंने ठान ली कि वो अपनी अयोध्या और अपने राम की स्थापना करके ही मानेंगे। खबर है कि सरयू किनारे वाली राम की अयोध्या की तर्ज पर नेपाल सरकार ने अपने देश में भी राम का भव्य मंदिर बनाने का हुक्म दे दिया है। इसके लिए नेपाल के परसा जिले में ठोरी नगर पालिका और चितवन जिले की माडी नगर पालिका को नेपाल की अयोध्या बसाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेपाल के चितवन और परसा जिले भारत की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। बताया जा रहा है कि अपनी जिद पर अड़े केपी शर्मा ओली ने मन बना लिया है कि वो माडी नगर पालिका का नाम बदलकर अयोध्या कर देंगे। हालांकि राम की अयोध्या सरयू नदी के किनारे थी। ऐसे में नेपाल सरकार अपनी अयोध्या में सरयू की धारा कैसे बहाएगी, ये तो अभी नेपाल के पीएम ने नहीं बताया। उनका हुक्म है कि नेपाल में राम की अयोध्या थी, इसलिए नेपाल सरकार के अफसर उनका हुक्म बजाने में जुट गए। वहां का हाल देखकर
गोरख पांडे की लाइनें याद आ रही हैं। कवि हैं गोरख पांडे। उन्होंने लिखा कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। अब जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिन को रात बोल ही दिया है, तो फिर उनके दरबारियों की क्या मजाल कि वो उनको समझा पाए। वो सब जुट गए हैं कि नेपाल में राम की अयोध्या बसानी है, नेपाल में राम का जन्मभूमि मंदिर बनाने में जुट गए हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। वो मंगल बेला भी आ गई जिसका राम भक्त 5 सदियों से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रभु राम के श्रीधाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो चुका है। लक्ष्य है कि 3 साल के भीतर अयोध्या की धराधाम पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बीच पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर नकली और असली अयोध्या का राग छेड़ दिया है। पिछले महीने ही नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के ठोरी गांव के पास माडी नगर पालिका को अयोध्यापुरी घोषित किया था और ये दावा किया था कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के बाद उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि माडी में भी राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। नेपाल के पीएम ओली ने ठोरी गांव के पास माडी को राम जन्मस्थान बताया है। नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी की खबरों के मुताबिक ओली ने ठोरी और माडी के जनप्रतिनिधियों के साथ काठमांडू में बैठक की है। इस बैठक में माडी में राम मंदिर निर्माण की तैयारी के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही ओली माडी नगर पालिका का नाम बदलकर अयोध्या रखने की तैयारी कर रहे हैं। ओडी ने माडी में जमीन अधिग्रहण करके मंदिर निर्माण का निर्देश जारी कर दिया है। नेपाल सरकार आने वाली रामनवमी पर भूमि पूजन की तैयारी कर रही है। ओली ने 2 साल बाद राम की प्रतिमा अनावरण करने का लक्ष्य रखा है। केपी शर्मा ओली ने बीते महीने दावा किया था कि राम की असली जन्मभूमि नेपाल ही है। ओली के मुताबिक प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में जिस अयोध्या का उल्लेख है वो नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। भारत का राजकुमार रामलाई सीता जी भारत का होइन अयोध्या का अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर क्या अयोध्या वीरगंजको पश्चिमपट्टि टोलीमा। ओली जब से चीन के प्रभाव में आए हैं तब से वो भारत से हर तरह का सांस्कृतिक नाता काटना चाहते हैं और चीन के शासक रहे माओ त्से तुंग की नेपाल में नई सांस्कृतिक क्रांति का सपना देख रहे हैं। माओ ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी और चीन को अपने मन मुताबिक संस्कृति में ढालने के लिए अत्याचारों का दौर शुरू कर दिया था। चीन में पुरानी पहचान के नामों निशान मिटा दिए गए, शहरों के नाम बदल गए,
पुरानी इमारतें गिरा दी गईं, इमारतों के नाम बदले गए। हालांकि नेपाल के पीएम ओली ने दमनकारी कोई एजेंडा नेपाल पर नहीं थोपा है, लेकिन इसे चीन की संगत का असर ही कहा जाएगा कि सदियों से जो नेपाल की सांस्कृतिक विरासत है उसे ओली नई पहचान देने में जुटे हैं। इसीलिए नेपाल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री जिस जगह को अयोध्या बता रहे हैं वो नेपाल के वीरगंज जिले में वीरगंज के परसा जिले का ठोरी गांव है। नेपाल का ठोरी चितवन नेशनल पार्क और परसा नेशनल पार्क के बीच बसा एक गांव है। यह भारत के बिहार राज्य से सटा इलाका है। जनकपुर भी पास में ही है जो सीता की जन्मस्थली है। अयोध्या से हर साल राम बारात निकलकर जनकपुर जाती है। जनकपुर में राम बारात का भव्य स्वागत होता है और ये भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक रिश्ते की एक खास पहचान है। झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। महाकाव्य रामायण के मान्यता के मुताबिक पूरे भारत और नेपाल में माना जाता है कि अयोध्या में ही सीता का विवाह हुआ। लेकिन ओली अलग ही दावा ठोक रहे हैं। इस दावे के पीछे दो वजह है। पहला, सीता की जन्मस्थली जनकपुर का पास में होना और दूसरा, ठोरी के नजदीक चितवन से सीता का नाता होना। नेपाल के चितवन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इस आश्रम के बारे में मान्यता है कि सीता के दोनों पुत्रों का जन्म इसी वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। इसी चितवन के आश्रम से कुछ दूर पर है ठोरी गांव। अब ओली की हट है कि ठोरी गांव को राम जन्मभूमि साबित करना है। ये सारी कार्रवाई नेपाल के पीएम ओली के इशारे पर की जा रही है, क्योंकि जब से ओली के सिर पर चीन ने हाथ रखा है तब से नेपाल सरकार सदियों पुराने साथी भारत के साथ अपना सांस्कृतिक नाता और विरासत को अलग करने की कोशिश में लग गई है। ओली पर आरोप लगते हैं कि चीन ने उनके लिए खजाना खोल दिया है और ओली समझ रहे हैं कि चीन उनका मददगार है। लेकिन ओली भूल रहे हैं कि अपनी अलग पहचान बनाने के फेर में कहीं नेपाल अपना वजूद ही न खो बैठे।